अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 12 लेक्चर सीरीज़। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक्स मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आज हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं एक ही लेक्चर में। तो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। पहले सबसे हम टॉपिक को समझ लेते हैं कि टॉपिक हमारे पास है क्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये देखना है कि कोई सरफेस होगी, उस सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा हुआ है, उस सरफेस ने किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। इनक्लोज का मतलब है कि उसको घेरा हुआ है। किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द कोई सरफेस है, तो उस सरफेस का जो उस सरफेस से निकल रहा है बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, उसके लिए क्या हमारे पास रिलेशन यूज़ होगा, वो रिलेशन आज हम ड्राइव करेंगे। सो सपोज करते हैं, सपोज कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर आपको पता है 3 डायमेंशन शेप होती है। सपोज दिस इज अ स्फीयर विच इज़ अ 3D। आपको पता है कि स्फीयर 3D होता है। 3D का क्या मतलब है कि ये एक पूरा लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ों के साथ मौजूद होता है, यानी कि इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। ये XYZ प्लेन में होता है। स्टूडेंट्स, इस स्फीयर में सेंटर में सपोज कर लें कि एक चार्ज पड़ा हुआ है, Q चार्ज। बिल्कुल सेंटर में एक स्फीयर है, उसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, ये जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स, ये तमाम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा। ये तमाम डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर से बाहर निकलेंगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर से पास होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिसेंटली जो हमने फार्मूला बनाया था वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर था E.A के। इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इस चार्ज की वजह से हम निकाल लेंगे, लेकिन जो एरिया है ये हमारे पास फ्लैट होना चाहिए। स्फीयर में आपको पता है एरिया फ्लैट नहीं होता बल्कि कर्व्ड एरिया होता है। तो इस मसले के हल के लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्फीयर को डिवाइड कर लेंगे कुछ छोटे छोटे पैचेस में। इस स्फीयर को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, एक ये पैच ले लूँगा, एक ये ले लूँगा, इस तरह से पूरे स्फीयर को मैं n पैचेस में डिवाइड कर दूँगा, छोटे छोटे इक्वल पैचेस में। क्या करेंगे, डिवाइड दिस इनटू n स्मॉल इक्वल पैचेस। इसको छोटे छोटे n हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, और जब ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो वो छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो फ्लैट होगा ऑलमोस्ट। उस पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर n पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हमारे पास यहाँ पे जो एरियाज़ होंगे ये A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, ये हर पैच का एरिया यानी कि A1 से लेके AN तक एरियाज़ होंगे। और अगर इसके सेंटर में कोई चार्ज भी पड़ा हुआ है तो इस चार्ज की, ये बेसिकली सेंटर में है, तो सेंटर का स्फीयर की सरफेस से तमाम पॉइंट्स पे फासला बराबर होगा। तो इस चार्ज की जो इंटेंसिटी होगी वो तमाम पॉइंट्स पे बराबर होगी, यानी कि मेरे पास जो E1 यानी कि एरिया 1 में से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो बराबर होगा E2 के, वो बराबर होगा E3 के, और वो बराबर होगा E के। इन सब को मैं E कह देता हूँ, EN भी कह लें तो ये E के बराबर होगा। इन सब को मैं E का नाम दे देता हूँ। और ये आपको पता है कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास R क्या है, R ये चार्ज से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस है, और Q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक फार्मूला
बनाने की कोशिश करते हैं कि इस स्फेयर में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसके लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं। अब देखिएगा कि एक पैच में से अगर मैं फ्लक्स निकालूँ पहले पैच में से, यानी कि φE1 पहले पैच में से फ्लक्स निकालूँ तो वो मेरे पास होगा E1.A1। अगर दूसरे पैच में से फ्लक्स निकाल लूँ तो वो इसी तरह से E2A2, और अप टू सो ऑन अगर तीसरे में से निकाल लूँ तो E3A3, और अप टू सो ऑन φEN पैच में से जो होगा वो ENAN होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैंने टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं तमाम फ्लक्सेस को जमा करूँगा, यानी कि φE जो टोटल होगा ये φ1 जमा φE1 जमा φE2 जमा सो ऑन φEN। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं जो अभी हमने निकाली। φE1 E1.A1 जमा E2.A2 जमा सो ऑन EN.AN। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये देख लें कि ये जो पैचेस होंगे इसकी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, लेट्स सपोज मैं एक ये पैच लेता हूँ, एक ये पैच लेता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं ये क्योंकि इनके सेंटर से आ रही है, स्फेयर के सेंटर से आ रही है, तो स्फेयर के सेंटर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ये स्फेयर की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि इस एरिया वेक्टर, इस पैच का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल होगा ना ये 90 होगा। तो यहाँ पे जब मैं इनकी वैल्यूज़ यानी कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूँगा तो मेरे पास आएगा φE1A1 cos ऑफ θ1 जमा E2A2 cos ऑफ θ2 अप टू सो ऑन ENAN cos ऑफ θN। अब स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, ये जो रिज़ल्ट है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है 1/4πε0, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है Q/r², और यहाँ पे E1 बराबर है E2 के बराबर है EN के, और ये सबको E कहते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अभी ये चीज़ बताई आपको कि थीटा जो होगा ये 90 होगा, और आप सब जानते हैं कि cos 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे इन तमाम cos θ1 cos θ2 cos θ3 ये तमाम जो cos θ हैं ये 1 हो जाएंगे। तो मेरे पास φE किसके बराबर आएगा, E1A1, ये आप इन दोनों का प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है, E2A2 अप टू सो ऑन ENAN। अब सुन यहाँ पे देखें कि मेरा E1 E2 EN ये सब बराबर है, उन सबको E कहा गया है, तो मैं यहाँ पे इन सब की जगह E पुट कर देता हूँ, EA1 EA2 अप टू सो ऑन EAN। अब यहाँ पे मेरे पास देखिएगा E कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब में सेम है, और अंदर बचेगा A1 जमा A2 जमा A3 जमा सो ऑन AN। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो A1 जमा A2 जमा A3 अप टू सो ऑन AN है, ये तो तमाम पैचेस के एरिया का सम है, यानी कि जितने पैचेस हमने लिए थे उन तमाम के एरियाज़ का सम क्या होगा, टोटल स्फेयर का सम होगा। यानी कि मेरे पास E की वैल्यू क्या है 1/4πε0 r², इनको अगर मैं इकट्ठा करके लिख दूँ क्यों, और ये क्या है, टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर है। और हमें पता है कि स्फेयर के एरिया का जो फार्मूला होता है वो 4/3πr² होता है। तो ये मेरे पास जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा
वो लगाते हैं Q/4πε0r², 4πr²। ये एयर का स्फेयर का जो एरिया है 4πr² होता है, इसका फॉर्मूला। अब आप देखिएगा यहाँ पे 4 से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, और r² से कट जाएगा, तो φe बराबर आएगा Q/ε0 के। सो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला विच वी वांट टू ड्राइव। अब अपने टॉपिक की तरफ देखिए, क्या हमें वो चीज़ मालूम हो गई जो हम करना चाह रहे थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो एक सरफेस जिसमें हमने एक चार्ज रखा हुआ था, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके बराबर है। ये क्या है? Q/ε0। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज। जिस चार्ज को रखा हुआ है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है। और ε0 क्या है? ये बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की, और ये मीडियम पे डिपेंड करती है। जो मीडियम होगा ये उसी के लिहाज से होगी। तो अब देखिएगा, ये फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि मीडियम पे। तो फ्लक्स जो है φe डिपेंड्स ऑन टू थिंग, Q एज वेल एज नेचर ऑफ मीडियम की नेचर पे और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। इन दो चीज़ों पे हमारा फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मीडियम की नेचर होगी उसके लिहाज से हमारा फ्लक्स वेरी करेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके लिहाज से वेरी करेगा। अब यहाँ पे एक बात सुन लें कि हमारा जो फ्लक्स है वो स्टूडेंट्स शेप ऑफ द सरफेस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। दोबारा सुने, कि स्फेयर हो हमारे पास रेक्टेंगल हो, हमारे पास सिलेंडर हो, या कोई भी इरेगुलर शेप हो, उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि देखें, इसके फार्मूला में कहीं भी शेप का हमारे पास फैक्टर आ ही नहीं रहा। हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, चार्ज और नेचर ऑफ द मीडियम, कि मीडियम की क्या नेचर है और हमारे पास जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा और नेचर जो होगी उसके मीडियम की, अगर हवा होगी या कोई भी मीडियम होगा, उन दो चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड करना है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द मीडियम। हमारे पास ये शेप हो उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी फार्मूले से निकलेगा, हमारे पास ये शेप हो उसका भी इसी फार्मूले से, कोई भी शेप हो हमारे पास उस तमाम का फ्लक्स इसी फार्मूले से निकलेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास इसी फार्मूले से इन तमाम का फ्लक्स निकलेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात जो है इससे आगे जो मैंने कहा था कि दो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, गॉसेस लॉ, बेसिकली ये मैं इसके साथ इस वजह से करवा रहा हूँ कि हमारे पास जो गॉसेस लॉ है ये इसी फार्मूले से ही बनता है, और यही जो फार्मूला है ये गॉसेस लॉ की एक एक्सप्लेनेशन है। अब हमारे पास गॉसेस लॉ क्या है स्टूडेंट्स? देखें, हमने अभी जो फार्मूला बनाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो था Q/ε0, और ये कब था कि जब एक चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है, कोई भी इरेगुलर सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज नहीं है बल्कि Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, और करते कराते Qn तक मेरे पास चार्जेस काफ़ी सारे पड़े हैं। n इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर, सो ड्यू टू विच आई सेड द n चार्जेस। मेरे पास n चार्जेस किसी भी सरफेस में इनक्लोज्ड हैं।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि एक चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स होगा। तो अगर मेरे पास n चार्जेस हैं तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा वो φe1 होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और φe2 होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से φen होगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूँ तो φe बराबर होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जमा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट जमा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन। अब इस सब में देखिए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो यहाँ मैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँगा, Q1 जमा Q2 जमा टू सो ऑन Qn। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Q1 Q2 Qn है ये तो तमाम चार्जेस हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसको मैं नेट चार्ज का नाम दे दूँ, Q कह दूँ, कैपिटल Q कह दूँ। ये बेसिकली तमाम चार्जेस का सम है और ये किसके बराबर है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ये मेरे पास जो नया फार्मूला आया है, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द गॉसेस लॉ। ये मेरे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है और इसी फार्मूले से हम इसकी स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स होगा इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जितने चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसका 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा उस सरफेस में से। तो ये बेसिकली हमारे पास टॉपिक्स थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। अब इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की। ये जो फार्मूला बना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं वो अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।